नमस्कार, न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, क्या अजीत पवार की फिर होगी घर वापसी? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। असल में आज एनसीपी के नेता अजीत पवार ने एक मराठी चैनल को ऐसा बयान दिया जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति और देश की राजनीति में भी ये कयास लगाना स्वाभाविक है कि क्या अजीत पवार फिर से अपने चाचा शरद पवार के घर में वापस जाएंगे। अखबार का हेडलाइन है, अजीत बोले पत्नी को बहन के खिलाफ चुनाव लड़ाना गलती, राजनीति को घर में नहीं लाना चाहिए। शरद पवार हमारे परिवार के मुखिया हैं। यह हेडलाइन है दैनिक भास्कर का, जो आज की खबर पर प्रमुख खबर बनाया है। एक्चुअली जो उनके शब्दशः स्टेटमेंट है उनको मैं आपको सुनाना चाहूंगा। पवार ने एक मराठी न्यूज चैनल को कहा उन्हीं के शब्दों में कि मैं अपनी सभी बहनों से प्यार करता हूं, राजनीति को घर में घुसने नहीं देना चाहिए। बहन के खिलाफ सुनेत्रा को चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी संसदीय बोर्ड का था। अब मुझे लगता है कि यह फैसला गलत था। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने यह भी कहा अपने चाचा के बारे में, वो भी सुनिए। शरद पवार, उन्हीं के शब्दों में, शरद पवार सीनियर लीडर हैं और हमारे परिवार के मुखिया हैं। मैं उनकी किसी भी आलोचना का जवाब नहीं दूंगा। महायुति के सहयोगियों को भी समझना चाहिए कि वे चाचा शरद पवार पर क्या बोल रहे हैं। दोनों बात, सुप्रिया के खिलाफ सुनेत्रा को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, निर्णय गलत था। दूसरा, अपने एनडीए एलआई को कह रहे हैं कि चाचा शरद पवार पर अनर्गल बयान ना दें। स्वाभाविक है कि राजनीति में इस तरह के स्टेटमेंट का कई एंगल से अर्थ लगाया जाता है और कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए हम आपसे साझा करना चाहेंगे कि अजीत पवार एकनाथ शिंदे और बीजेपी से मिलके सरकार में हैं महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे शिवसेना के जो दूसरे पक्ष हैं उनसे वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं और अजीत पवार एनसीपी से उप मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा चुनाव में इन्होंने तीनों मिलकर एक साथ चुनाव लड़े थे और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार का एनसीपी और कांग्रेस पार्टी। लेकिन जब परिणाम आया तो परिणाम बड़ा ही चौंकाने वाला था। यानी महाराष्ट्र में लोकसभा के 48 सीट हैं और इंडिया अलायंस, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार हैं, उनको मिला 30 सीट, 48 में से 30 सीट, जिसमें कांग्रेस को सबसे बड़ा गेन हुआ, 13 सीट जीता। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 सीटें मिली
और शरद पवार के एनसीपी को 8 और दूसरी तरफ एनडीए की एक तरफ से भारी पराजय हुई। एनडीए को मिला 48 में से सिर्फ 17 सीटें, बीजेपी को 9, एकनाथ शिंदे शिवसेना को 7 और अजित पवार एनसीपी को 1, उन्होंने कंटेस्ट किया था 4 सीटों पे, और आरएसपी को कुछ नहीं मिला। यानी 48 में से 30 सीट मिला एनडीए अलायंस को, 17 सीट मिला एनडीए को और 1 सीट मिला इंडिपेंडेंट को। और इसमें यदि आप देखेंगे एनडीए अलायंस को और एनडीए अलायंस को, चूंकि एनडीए में शिवसेना का खंड और एनसीपी का खंड दोनों रहा, लेकिन यदि आप वोटों का प्रतिशत देखेंगे तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आज के कॉन्टेक्स्ट में कि आखिर अजित पवार क्यों ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। और एक बात और मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। शरद पवार से जब जुलाई के महीने में पूछा गया था अजित पवार के बारे में, तो शरद पवार ने क्या कहा वो सुनिए, उन्हीं के शब्दों में कि एक सदन में हर किसी के लिए जगह है। सदन मतलब पार्टी में। पत्रकार ने तुरंत छूटते ही दूसरा सवाल पूछा, तो क्या अजित पवार के लिए शरद पवार की शिवसेना एनसीपी में जगह है? उसके जवाब में शरद पवार ने कहा कि इस तरह के फैसले व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लिए जा सकते, और जो संकट के दौर में मेरे साथ खड़े रहने वाले हमारे सहयोगी हैं, पहले उनसे पूछा जाएगा। अब देखिए, जगह है आने वालों के लिए, यानी अजित पवार के लिए भी जगह है। दूसरा, अपने सहयोगियों से पूछेंगे। राजनीति में आप सब भी जानते होंगे कि यदि शरद पवार की इच्छा होगी अजित पवार को लाने को, तो कौन उनके सहयोगी कहेंगे कि ना लाइए? होगा ये कि पार्टी कहेगी कि अजित पवार के मुद्दे पर आने के मामले में शरद पवार निर्णय लेंगे। माने ये है। और आज जुलाई का बड़े पवार साहब का स्टेटमेंट और आज छोटे पवार साहब का स्टेटमेंट और लोकसभा का रिजल्ट अब मैं आपको बताता हूं, वो भी जानना जरूरी है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है अजित पवार के कॉन्टेक्स्ट में, वो भी सुनिए आंकड़े। आप यदि देखें एनडीए का 2024 लोकसभा चुनाव का 9 सीट बीजेपी, वोट मिलता है उनको 26.18%। एकनाथ शिंदे शिवसेना 7 सीटें मिलती उनको 12.95%, और एनसीपी को मिलता है 1 सीट, 4 सीट कंटेस्ट किया था 3.60%। और ये यदि तीनों जोड़ें तो बनता है 42.73%। दूसरी तरफ यदि इंडिया अलायंस को देखें तो जैसे कांग्रेस को 13, शिवसेना उद्धव ठाकरे को 9, एनसीपी शरद पवार को 8, और तीनों का वोट शेयर जोड़ें तो बनता है 43.91%। यानी एनडीए से इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र में 1.18% वोट ज्यादा मिलता है, और 1.18% का अंतर क्या हुआ कि 17 मिलता है एनडीए को और 30 मिलता है इंडिया अलायंस को। जबकि 2019 में एनडीए में बीजेपी और शिवसेना, अनडिवाइडेड शिवसेना 48 में से 41 सीटों पर जीत हुई थी। 41
और एक जो इंडिपेंडेंट थी उन्होंने भी समर्थन किया था। और बचा कितना? 5 इधर मिला था और 1 मिला था AIMIM को 2019 में। अब की बार घट के एनडीए हो गया 41 से 17 पे। लेकिन इसमें कैच क्या है कि यदि आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिलता है 13% वोट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिलता है तकरीबन 17% वोट। यदि आप 13-17 जोड़ दें तो कितना बनेगा? सीधे सीधे 30%। और बीजेपी का बनता है जो मिला है 26.18%। तो कहने का मतलब है कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से अलग होकर अपनी वजूद को साबित कर दिया। 7 सीट जीत गए और 13% वोट लाके। लेकिन अजीत पवार ऐसा नहीं कर पाए। 4 सीटों पर लड़े, 1 जीत हुई, अब वोट मिला सिर्फ 3.60%। और उनके चाचा को मिला 8 सीट और 10.27% वोट। और यदि आप उस हिसाब से देखेंगे कि जितना लोकसभा सीट पर जीत हुई, मैं आपको एक बात इंटरेस्टिंग डाटा बताता हूं कि 17 सीटों पे एनडीए की जीत हुई और महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीट है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं अक्टूबर-नवंबर में। और उसी के लिए सब कुछ अजीत पवार और महाराष्ट्र में ये सब रीअलाइनमेंट का जो माहौल है वो बन रहा है। हुआ ये कि 17 सीट मिला एनडीए को। यदि 6 प्रति लोकसभा विधानसभा में सीट को आप उसे गुना कर दें तो एनडीए का बनता है 102। मेजॉरिटी मार्क कितना होगा? 145। दूसरी तरफ 30 सीट मिलता है एनडीए अलायंस को। यदि 30 को 6 से गुना कर दीजिए तो 180, यानी थंपिंग मेजॉरिटी चाहिए 145। लोकसभा के लीड के आधार पर देखें तो एनडीए अलायंस को मिलता है 180। यह हाल है महाराष्ट्र में। अब हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि यदि आप दोनों को इस हिसाब से देखें कि आगे होगा क्या। अब वो देखिए, वो आंकड़ा क्या है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों तरफ से ऐसा नहीं है कि अजीत पवार संकेत दे रहे हैं, संकेत शरद पवार भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक नाम की पत्रिका मराठी भाषा में जो संघ से जुड़ा हुआ है, लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने लेख लिखा जिसमें साफ साफ लिखा कि महाराष्ट्र में एनडीए की हार का कारण जो है अजीत पवार का एनसीपी है। वो भी एक संकेत है। और एनसीपी शरद पवार के नेता भी कह रहे हैं कि एनडीए नहीं चाहती कि अजीत पवार एनडीए में रहें। तो सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में अब वो अजीत पवार क्या करेंगे। अब ऐसी स्थिति में अजीत पवार का यदि आप देखें तो जो मैं कहना चाह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। यहां पर सवाल उठता है कि शरद पवार का क्या फायदा है और अजीत पवार का क्या फायदा है। तो सबसे पहले देखिए दोनों का वोट। अब आप देखिए एनसीपी अजीत पवार को मिलता है 3.60% लोकसभा में वोट और शरद पवार जी के एनसीपी को मिलता है 10.27, यानी कुल मिला के 14% के आसपास। और इसमें नुकसान ये हुआ है एनसीपी को खंडित होने से कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में ये तीनों को आप देखें, शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस, तीनों के एक साथ आने से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? कांग्रेस को, और उसके बाद उद्धव ठाकरे। और इन तीनों में
सबसे ज्यादा एक तरह से देखिए तो नुकसान होता है शरद पवार को। अब वोट प्रतिशत भी देखेंगे तो तीनों में सबसे कम वोट भी शरद पवार जी को ही मिलता है और सीटें भी सबसे कम उन्हीं को मिलता है। सवाल यह है कि इसी वजह से शरद पवार चाहते हैं, चाहे संकेत है उनका, कि यदि अजीत पवार वापस आना चाहें तो एनसीपी में वापस आ सकते हैं। अब उसमें देखिए नफा नुकसान क्या है। अब नफा नुकसान यदि आप देखेंगे, सबसे पहला शरद पवार नंबर एक उम्र उनके पास डिसएडवांटेज है और सुप्रिया सूले दिल्ली की राजनीति तो कर सकती हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति करना उनके बस में नहीं है। यानी यह कि ग्रास रूट पॉलिटिक्स को संभालने के लिए, चलाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए सुप्रिया सूले नहीं है। वो काम अजीत पवार ही करेंगे। नंबर 2, अजीत पवार के लिए भी जो उनका घर है एनसीपी, वहां पर जो उनका एक सपोर्ट सिस्टम है, ऑक्सीजन है, व्यवस्था है, जिसमें बरसों से रहे हैं, वहां पर वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। हाँ, एक बात है कि अजीत पवार के लिए चूंकि दूसरी बार वो जाएंगे वापस घर में, तो निश्चित रूप से पहली बार तो उनको मना के, समझा के, बुझा के शरद पवार वापस लाए थे। अब की बार मजबूरी दोनों तरफ है। तो यदि वो घर वापसी करते हैं तो अजीत पवार की वो अहमियत नहीं रहेगी जो पहले था। यानी सुप्रिया सूले के सामने उनको थोड़ा सा ये दबाव रहेगा। और उसके बाद यदि आप ग्राउंड पर देखें तो दोनों एक साथ आने से जो वोट बटा वो वोट नहीं बटेगा और एनसीपी एक हो जाएगी। शिवसेना एक नहीं होती है, कांग्रेस है। उस स्थिति में आने वाले विधानसभा चुनाव में शरद पवार को सीधे सीधे फायदा होगा और वो चाहेंगे, बीजेपी से उनका कॉन्टेस्ट तो है, लेकिन वो अपने में चाहेंगे कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी में सबसे बड़ी पार्टी एनसीपी बने, जिससे वो चीफ मिनिस्टर पोस्ट का बार्गेनिंग कर सकेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है, यदि कांग्रेस बन जाती है नंबर 1 पार्टी या उद्धव ठाकरे की पार्टी बन जाती है नंबर 1 पार्टी, वैसी स्थिति में शरद पवार के सामने बार्गेनिंग चिप कमजोर हो जाएगा। और ये जो ये काम सब हो रहा है कि जुलाई में शरद पवार का इंडिकेशन, अगस्त में अजीत पवार का इंडिकेशन, निश्चित रूप से, और एक संघ के पत्रिका विवेक का संकेत निश्चित रूप से यह संकेत देता है कि अजीत पवार घर वापसी कर सकते हैं। यह तो हमारा आकलन है, विश्लेषण है, आंकड़ों पे, राजनीतिक मूव पे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे। लेकिन असली बात यह है कि अजीत पवार घर वापसी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसके लिए तो हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कुछ ही महीने में। अभी वहां पर बहुत सारे राजनीति के खेल होंगे और उस खेल को हम भी देखेंगे, आप भी देखिए और इंतजार करेंगे कि अजीत पवार दूसरी बार घर वापसी करते हैं या नहीं करते हैं। आखिर में, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें।
और आपसे निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि मेरे YouTube चैनल को आप अपना समर्थन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे, हम आपसे अपनी बात साझा करते रहेंगे। वो तभी संभव है जब हम आपके सहयोग को हमेशा प्राप्त करते रहेंगे और आपके सब्सक्रिप्शन की हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।